ये वीडियो सीरीज, ये जो सरकार को लाभ है, ये पार्ट 3 है हमारा। समस्याएं हो तो उन्हें सरलतापूर्वक, मतलब उनको रिजॉल्व हो गया, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उन्हें सरलतापूर्वक उन्हें निराकरण कर दिया जाता है। तो कर्मचारियों को क्या लाभ होता है? एक तो उनके बोनस का निर्धारण हो जाता है, उनकी सैलरी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है ये इससे निर्धारित हो जाता है। कर्मचारियों को पदोन्नत करना है या नहीं करना, ये सब निर्धारण में लाभ होता है। अब बात करते हैं सरकार को क्या लाभ है। देखिए क्या होता है, सरकार को सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्र प्रगति का ज्ञान। जैसे आज कोई भी कंपनी है, चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, ये सब की एक एनुअल रिपोर्ट होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इनके, इनकी बैलेंस शीट होती है, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। इन सभी को ये सब कब बनते हैं? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। उस बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद होता है अकाउंटिंग का काम, और उसके बाद होता है अकाउंटेंसी। तो यह काम के बाद जब आंकड़े जो भी होते हैं उन सभी को सरकार संकलित कर लेती है, और उसके बाद यह निर्णय लेती है कि हमारा जो भी मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या जो इंडस्ट्री है वो हमारा बिजनेस मतलब बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये सब का निर्धारण करने में लाभ होता है। साथ ही साथ अगर हमारे देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? देखिए हमारे यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, साथ ही साथ देश में खुशहाली होगी। ये तो इसके लिए ये सभी का निर्धारण करने में लाभ होता है। साथ ही साथ लाइसेंस देने में सुविधा। देखिए क्या होता है, किसी भी व्यवसाय में जो भी उसके लेखाकर्म अकाउंटेंसी होती है उसके आधार पर ही उसे लाइसेंस दिया जाता है, आयात या निर्यात का। तो ये, लेकिन आज हम आपको एक और बात बता दें, आपके टॉपिक में एक और पॉइंट शामिल है एलपीजी का। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 पॉइंट भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो क्या होते हैं हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये 1991 के पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन 1991 के बाद एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेकर आई गवर्नमेंट, और साथ ही साथ उसने लाइसेंसिंग प्रणाली को काफ़ी इजी बना दिया है। तो लाइसेंस देने में भी काफ़ी सुविधा हो गई है। करारोपण में सहायक, देखिए मान लीजिए आज कोई इनकम टैक्स का किसी व्यापारी पे या किसी कंपनी पे छापा पड़ता है, तब उस समय उसके जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं उसमें देखा जाता है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को जब्त कर लिया जाता है सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर यह निर्धारित किया जाता है कि इन्हें कितने की इनकम हुई है, क्या इनके खर्चे थे। उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसमें देखा जाता है, मान लीजिए उनका प्रॉफिट निकलता है 2 करोड़ रुपए, और मान लीजिए उन्होंने टैक्स भरा 1 करोड़ का, तो यह जो 1 करोड़ का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है। तो यह सबका करारोपण में इस तरह से सहायक होती है बुक्स ऑफ अकाउंट। वित्तीय सहायता संबंधी निर्णय, मतलब देखिए क्या होता है, जब भी किसी की कोई बिजनेस है या कोई इंडस्ट्री है या कंपनी है उसे लोन की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसे ही नहीं होता कि आप केवल सरकार के पास जाओ बोले कि मुझे लोन दीजिए, नहीं, आपकी सरकार आपकी जो आपने गत वर्ष में आपने जो सेल करा है, जो आपने आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, जो आपके बैलेंस शीट है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, वो सभी को देखकर उसको कंसीडर करने के बाद ही गवर्नमेंट आपको यह देखती है कि आपको कितनी अमाउंट की ज़रूरत है, और आपको वित्तीय सहायता पहली बार दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए तो कितनी दी जानी चाहिए, ये सब का निर्धारण करती है, उसके बाद ही आपको लोन देती है। तो इस तरह सरकार को यह लाभ है कि एक सही व्यक्ति को लोन मिले ताकि देश का विकास हो, और सरकार के धन का, अर्थात सरकार के पास आज जो धन है वो जनता का ही धन है, तो उस धन का सदुपयोग हो। अब बात करते हैं समाज को क्या लाभ है। देखिए आप मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। अब हमने आपको पहले ही कहा था कि अफवाहों पर नियंत्रण करने के लिए व्यापारी बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। अब मान लीजिए आज एक कंपनी थी जो पहले 5 लाख रुपए खर्चा कर रही थी, तो क्या होगा, वो एक अपने जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनसे ही वसूलेगी। तो मान लीजिए आपकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, और आपके खर्चे और उसमें बढ़ गए हैं तो 15 लाख हो गई। तो क्या होगा, आप आज जो मान लीजिए 10 रुपए की कोई चीज़ थी उस पर 5 रुपये और खर्चा कर दिया तो 15 रुपए की हो गई वो। अब आपने उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया तो 20 रुपए की हो गई, मतलब वो उपभोक्ता को कितने में मिलेगी, 20 रुपए में मिलेगी। लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन करा, और जो आपके 5 रुपए के खर्चे थे
वो आपने अपने खर्चों पर शुरू से ही अंकुश लगाया और उन खर्चों जो 5 रुपए के हुए थे उन्हें 2 रुपए का कर दिया। तो देखिए जो 10 रुपए का प्रोडक्ट था उसमें 3 रुपए के खर्चे और 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ने के बाद वो हो जाएगा 18 रुपए का। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को क्या होगा कि जो चीज़ 20 में मिल रही थी वो 18 में मिलेगी। यहाँ आप एक और बात समझ लीजिए कि कॉस्ट क्या होती है। जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं वो उसे कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, काय में कॉस्ट में जब प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, सेल प्राइस बन जाता है। ये आप बात का ध्यान रखिए कि सेल प्राइस किससे मिलकर बनता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस। अब हम बात करते हैं, उपभोक्ताओं को लाभ आपको समझा दिया है, साथ ही साथ समाज को क्या लाभ है। यह उपभोक्ताओं को लाभ समझ में आ गया। एक बार समाज को लाभ यह पढ़ाने से रह गया। देखिए समाज को क्या लाभ है कि जब भी आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं उसमें आप जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, मतलब जो भी लेखांकन की नीतियाँ हैं, लेखांकन के सिद्धांत हैं, लेखांकन की मान्यताएं, इन सबको प्रॉपरली आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि आपके जो अकाउंट होंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वो पूर्ण रूप से सही होंगे। तो क्या होगा, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, धोखाधड़ी नहीं होगी, वो बिल्कुल सही हिसाब किताब, वो पूरी तरह शुद्धता से परिपूर्ण होंगे। जिससे समाज में क्या होगा कि समाज में रोजगार बढ़ेंगे, साथ ही साथ लेखांकन का क्षेत्र बढ़ेगा जिसे लोग अपनाएंगे और एक मतलब एक प्रोफेशनल डेवलप होंगे, अकाउंटिंग प्रोफेशनल से डेवलप होंगे। और साथ ही साथ जो हमारे उपभोक्ता हैं, उन्हें कम कॉस्ट पर वस्तुओं की उपलब्धता होगी, मतलब उन्हें एक कम मूल्य में अच्छे उत्पाद की प्राप्ति होगी। इसलिए समाज को यह लाभ है। उपभोक्ताओं को क्या लाभ है ये भी आपको बता दिया कि 15-20 रुपए की चीज़ 18 में मिलने लगेगी, उपभोक्ताओं को ये लाभ है। उसके बाद विनियोजक क्या होते हैं ये हमने आपको बोला था कि आगे बताएंगे। तो देखिए विनियोजक क्या होते हैं, मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अब आप रिलायंस में, इन्फोसिस में या जो भी किसी भी म्यूचुअल फंड में या आप कहीं भी किसी में इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कहीं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, लाभ के उद्देश्य से करते हैं। और आपको आप ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसे ही किसी में भी नहीं कर देते। मान लीजिए आपको आज रिलायंस में पैसा लगाना तो आप ऐसे ही नहीं लगाते। क्या होता है, आप सबसे पहले जो उसकी बैलेंस शीट होती है, जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, जो उसकी गत वर्ष की स्थिति होती है, उन सब का तुलनात्मक रूप से अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। उसके बाद आप यह निर्णय लेते हैं कि मैं अपना पैसा रिलायंस में लगाऊं या इन्फोसिस में लगाऊं या कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी में लगाऊं, कहाँ लगाऊं, ये आप निर्णय लेते हैं। इसलिए लेखाकर्म का एक अलग ही अपना महत्व है, एक इसकी अलग ही अपनी आवश्यकता और लाभ है। और इससे विनियोजकों को भी लाभ पहुंचता है कि वो सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उन्हें रिटर्न मिलता है। अब हम बात करते हैं लेखांकन की क्या दोष और सीमा है। मतलब क्या लेखांकन अगर करते हैं हम तो क्या मतलब उसकी क्या हानियां हैं, क्या दोष है, क्या लिमिटेशन है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, आपके सिलेबस में कहीं भी इसे डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये हमें कमेंट बॉक्स में हमसे कहा था कि सर क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए कि देखिए कोई चीज़, कई कई चीज़ें आपके सिलेबस में ना भी डिस्क्राइब हो तो भी वो पूछी जा सकती है। तो हमें कुछ जो पूछी जा सकती हैं उन्हें भी कवर करना है। इसके लिए हमने इसे लास्ट में कवर किया है इसी वीडियो में। अब हम बात करते हैं ये आपके सिलेबस में शामिल है कि क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, जब भी मान लीजिए आपको तो किसी भी एक चीज़ के बहुत सारे विकल्प मौजूद हों लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं कौन सा विकल्प चुनूं, तो उस समय आपको एक गाइडेंस कौन प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप इसे चुनिए, उसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये एक वर्ल्ड वाइड होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब ये भारत ही नहीं, विश्व में ज़्यादातर देशों में एक जैसे अपनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। मतलब इनका एक स्टैंडर्ड होता है और ये सभी जगह एक रूप में या एक रूपता रखते हैं, इसलिए इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। मतलब ये सिद्धांत है जो सार्वभौमिक है, जो सब जगह इनका पालन हो रहा है। एक बार इसकी डेफिनेशन आप देखिए, लेखांकन सिद्धांत के चालू व्यवहारों के एक स्पष्टीकरण के रूप में है।
तथा अनेक विकल्प मौजूद हो, वही कि आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हो, वहाँ परंपराओं या प्रक्रियाओं के चयन हेतु मतलब आपको किस परंपरा को, किस ट्रेडिशन को या किस प्रोसीजर को अपनाना चाहिए, उसके लिए एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, अब आपको कोई भी चीज़ किसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाएगा, किसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाएगा, तो निम्नलिखित शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाएगा। एक तो क्या हो, ये वास्तविक मान्यताओं पर आधारित हो, कि जो भी मतलब इसकी आपने अजम्पशन या प्रिजम्पशंस ली हो आपने, वो कैसी हो, वो एक्चुअल होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए, सरल होना चाहिए। बुद्धिगम्य हो, मतलब मतलब बुद्धिगम हो मतलब ऐसे नहीं हो मतलब कुछ भी ना हो, लॉजिकल हो। साथ ही साथ क्या हो, व्याख्यात्मक मतलब उनका डिस्क्रिप्शन हो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, सरल हो और लॉजिकल हो, बुद्धिगम्य हो, और उनका कंसिस्टेंसी के साथ पालन किया जाए। उनको भावी पूर्वानुमान मतलब जो भी फ्यूचर फोरकास्टिंग दर्शाने में, वो मतलब बताने में पूरी तरह से समर्थ हो, कैपेबल हो। उपयोगकर्ता को सूचना दर्शाने में उपयोगी हो, मतलब जो भी उपयोगकर्ता होते हैं, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, डेटर्स हो, या कोई भी हो, या स्टेक होल्डर हो, जो कोई भी हो, उन सभी को मतलब जो भी एक सूचना, प्रॉपर सूचना देने में समर्थ हो। तो आप समझ चुके हैं क्या होते हैं, या आपके सिलेबस में शामिल है कि क्या होते हैं लेखांकन सिद्धांत। अब बात करते हैं प्रिजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होते हैं, आधारभूत लेखांकन मान्यताएं। देखिए, जो भी आधारभूत लेखांकन मान्यताएं होती हैं, वो तीन आधारभूत लेखांकन मान्यताएं, सुदीर्घ संसार मतलब ये मान के चलते हैं, देखिए, सततता और उपार्जन। देखिए, जो भी मतलब क्या मान के चलते हैं, क्या अजम्पशन है, मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या मान के चलते हैं हम, इसके तीन पॉइंट है, याद कर लीजिए। सुदीर्घ संतान मतलब फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस है या कोई भी इंडस्ट्री है तो वह लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। ये होता है सुदीर्घ संतान। सततता मतलब वो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उन्हें पालन लगातार पालन करती रहेगी। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन करेगी। और उपार्जन मतलब वो लाभ कमाती रहेगी, ये मान कर चलते हैं। ठीक है, अब हम आपको और इसके बारे में बता दें कि जो भी वित्त विवरण होते हैं, यदि वित्तीय विवरणों में इन आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के बारे में, अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनमें आधारभूत मान्यताएं जो होती हैं, आधारभूत लेखांकन मान्यताएं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में कुछ भी ना लिखा हो, तो यह माना जाता है कि वित्तीय विवरणों की रचना में उनका पहले से ही पालन किया जाएगा। मतलब देखिए, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कुछ ना लिखा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका पालन पहले से ही किया जा रहा है। भले ही वो अपने लेखांकन मान्यताओं में अपनाया ना हो, यह तथ्य विशिष्टतः बताया जाना चाहिए। मतलब आपने भले ही यह पहले से डिस्क्लोज ना किया हो कि हम इसे अपना रहे हैं या नहीं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आप इसे प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे। ये इसे कहते हैं अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एक होता है अकाउंटिंग अजम्पशन। आप अंतर दोनों में समझ चुके होंगे। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं कि भाई ये वर्ल्ड वाइड है, ये स्टैंडर्ड है, और ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेडिशन या कौन सी प्रोसीजर को पालन करना है। ठीक है, इसकी क्या शर्तें हो कि एक तो ये वास्तविक हो, सरल हो, तार्किक हो, इनका लगातार रूप से पालन हो, और फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में कैपेबल हो, और जो भी हमारे यूजर्स हो उनके लिए यूजफुल हो। ये इसे कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जबकि अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होते हैं, ये ना तीन इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या, कि हम ये मान के, अजम्पशन मतलब मान लेना, क्या मान लेके चलते कि भाई बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट कमाएगा, बिजनेस जो भी अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग रेगुलेशन है, पॉलिसीज हैं, उन्हें प्रॉपरली फॉलो करता रहेगा। और अगर उसने पहले से कुछ ना बताया अपने वित्तीय विवरण में कि वो किसे फॉलो करेगा, उसने ये नहीं बताया। मतलब देखिए, यहाँ इसे पढ़िए ध्यान से कि यदि वित्तीय विवरणों में इन आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के बारे में, मतलब अजम्पशन के बारे में कुछ भी ना लिखा हो, काय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यह माना जाता है, अजम्पशन मतलब मानना, क्या मानना जाता है, यह माना जाता है कि वित्तीय विवरणों में उनका पालन पहले से ही हो रहा है। मतलब आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
कुछ ना भी लिखा हो तो ये पहले से मान के चलिए, माना जाता है कि आप उसका पालन कर रहे हैं। जबकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होते हैं, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सार्वभौमिक है और सभी उसका पालन करते हैं और वे सरल बुद्धिगम्य होते हैं और वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जबकि अजम्पशन क्या होता है, यहाँ हम मान के चलते हैं कि आप वित्तीय विवरणों की रचना में पहले ही उनका पालन कर रहे हैं, भले ही आपने स्पेसिफिक उसको अपनाया नहीं हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप उसका पहले से ही पालन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है कि या आप लेखांकन सूचना की गुणवत्ता के क्या निर्धारक तत्व होते हैं। ये आपके सिलेबस में शामिल है। आप अभी हम आज ये पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं कि क्या लेखांकन सूचना की गुणवत्ता के निर्धारक तत्व हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए लेखांकन की सूचनाएं क्या होती है, लेखांकन कार्य क्या है, व्यवसाय की मतलब लेखांकन का कार्य क्या है कि व्यवसाय की हम भाषा बोल सकते हैं और ये वित्तीय तथ्य जो भी मतलब फाइनेंशियल फैक्ट होते हैं उनके आंकड़ों के रूप में इसको दर्शाया जाता है। और जो भी सूचना होती है, सूचना की गुणवत्ता है या नहीं, इससे हम इस पहलू को नकार नहीं सकते। मतलब हम आपने अकाउंटिंग तो की है लेकिन जो आपकी अकाउंटिंग की क्वालिटी है वो प्रॉपर है या नहीं, इस बात को हम एकदम से नहीं बोल सकते। देखिए इसके क्या होता है, इसके विभिन्न उपयोगकर्ता के द्वारा व्यक्त सूचनाओं से महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेते हैं। देखिए कोई भी आपने अकाउंटिंग की है तो अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं, उसकी सूचना की गुणवत्ता है भी या नहीं, इसे पता लगाते हैं हम, क्योंकि इसी हमें वित्तीय निर्णय लेने होते हैं। वित्तीय निर्णय का उपयोग कौन करता है, स्वयं या इसके निर्माणकर्ता अपने लिए करते हैं, या जो वित्तीय अधिकारी होते हैं या जो इकाई यूनिट मैनेजर होते हैं या स्टोर मैनेजर होते हैं या प्लांट हेड होते हैं, ये सब उपयोग करते हैं। या जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर क्या होते हैं हमने आपको बताया, मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने अकाउंटिंग की है, देखिए क्या है ये क्वालिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब आपने अकाउंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपकी अकाउंटिंग में गुणवत्ता है या नहीं, मतलब आपकी अकाउंटिंग आपने प्रॉपर की है या नहीं, सही है या नहीं, वो रिलायबल है या नहीं। इसके लिए से क्यों, क्योंकि जब भी कोई अकाउंटिंग होती है तो उससे दो लोगों को लाभ होता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब क्या होता है, जो भी उसके ऑनर है, जो प्लांट हेड है या यूनिट मैनेजर है या आपके एम्प्लॉय हैं, इनके लिए एक तो बेनिफिट होता है, एक होते हैं एक्सटर्नल लोग। एक्सटर्नल में क्या कहते हैं, या जो लेनदार होते हैं या देनदार होते हैं या जो अंशधारी होते हैं, ऋण पत्रधारी होते हैं या बैंक होती है या कोई एजेंट होते हैं या जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब एक्सटर्नल होते हैं। साथ ही साथ ये सब स्टेक होल्डर क्या होती है, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिन जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो हमारी कंपनी से, चाहे वो कंपनी के कर्मचारी हो, चाहे वो लेनदार हो, देनदार हो, सरकार हो, जनता हो, उपभोक्ता हो या विनियोजक हो या समाज हो। मतलब स्टेक होल्डर एक वाइडर डेफिनेशन है जो सभी को कवर करती है, तो मतलब सभी के लाभ हो, ये बात इसमें कही है। इसलिए अब हम बात करते हैं, देखिए जो लेखांकन के गुणवत्ता के निर्धारक तत्व हैं ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। और अब इसका पहला पॉइंट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। ठीक है, तो क्या है विश्वसनीयता, कि भाई लेखांकन सूचनाएं ऐसी होना चाहिए, एक तो वो पूर्ण हो, ये हमने आपको पहले ही हमारे बताया था कि सूचना किस तरह की हो, कंप्लीट हो, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हो। और सूचनाओं की मतलब हम जांच कैसे करेंगे, जो भी हमने बुक कीपिंग की है, जो हमने अकाउंटिंग की है, वो प्रॉपर है या नहीं, सूचनाएं फैक्चुअल हो, कंप्लीट हो और पक्षपात उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए और त्रुटि से रहित हो। इसलिए यह विश्वसनीयता इसका फर्स्ट पॉइंट है। विश्वसनीयता तो आप समझ चुके होंगे।